नामी पत्रकार की पत्नी जो हाल ही में राज्यसभा की सांसद बनी हैं, अंग्रेजीदा हैं, सौभ्य और भौद्रलोक में आती हैं, गिनी जाती हैं, उनके बारे में कुछ खबर आ रही है जो अशोभनीय खबर है। अब वो खबर क्या है? खबर है कि पिटाई की गई है उनकी। अब ये कितना सच है, कितना गलत है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन आज इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अंदर की बात बताने के लिए कि बंगाल में अभी चल क्या रहा है और बंगाल में हुआ क्या, कैसे भारतीय जनता पार्टी 208 सीट तक पहुंच गई और सुपड़ा साफ हो गया पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का। और अब अधिकारी जी क्या करने वाले हैं, मतलब शुभेंदु अधिकारी। बहुत बहुत स्वागत है शांतनु गुप्ता जी। और आप सभी इनको जानते हैं, इनसे परिचित हैं, इनके नाम के बारे में या इनके बारे में कुछ बताना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। योगी जी के ऊपर इन्होंने ऐसी किताब लिखी जो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और यह न सिर्फ भारत में घूमे बल्कि पूरी दुनिया में इनको आमंत्रण आया, क्या न्यूयॉर्क, क्या लंदन, क्या यूरोप, हर जगह से घूम करके आए हैं। शांतनी जी, ये क्या खबर मैं सुन रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है? आपके पास बहुत अंदर की खबर है। आशुतोष जी नमस्कार। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुए हैं आपके चैनल पे। देखते रहते हैं। जी। पहले जो आपने योगी जी की किताब के बारे में बताया वहां से शुरू करता हूँ कि वो जी। किताब बंगाली में भी आ चुकी है। अरे वाह! और इसकी इसकी बंगाली में ट्रांसलेट हो गई। इसकी छोटी सी कहानी है और वो आपको ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की राजनीति पे लेके जाएगी। एक एक्टिविस्ट है, हिंदू एक्टिविस्ट है, देवदत्त मांझी। पिछली बार अच्छा। 2021 में भाजपा के टिकट पे चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसके जी। इतर भी वो हिंदू एक्टिविस्ट हैं जो हिंदू बच्चियों पे अत्याचार होता रहा, ममता राज में उनको बचाते रहे, लव जिहाद से बच्चियों को बचाते रहे, और जहां भी हिंदू कॉज होता है वहां दमखम के साथ, करेज के साथ ममता बनर्जी के शासन में खड़े रहते थे। वाह! उन पे पुलिस का प्रहार भी हुआ। तो उन्होंने मेरी किताब पढ़ी, अंग्रेजी वाली, द मंक हू बिकेम चीफ मिनिस्टर। और उन्होंने कहा ये तो हाँ। किताब बहुत सुंदर है, इसको बंगाली में आना चाहिए, यहाँ पे बंगाल के गांव गांव में जाना चाहिए, लोगों को पता लगे कि अत्याचार के खिलाफ एक्शन होता कैसे है। तो उन्होंने कहा कि इसको मैं पब्लिशर को लेके जाऊंगा, मेरा पब्लिशरों में अच्छी पहचान है। ये एक पब्लिशर के पास गए, दो के पास गए, तीन के पास गए। ये 2018 से 20 की बात है, 2 साल ही पब्लिशरों के पास गए। पब्लिशरों ने कहा ये तो बहुत अच्छा कंटेंट है, इसको तो बंगाल में आना चाहिए, तो इकोनॉमिकली भी किताब अच्छा करेगी बंगाल में, लेकिन हम ये किताब नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, क्यों नहीं कर सकते? हमें अरे नहीं, अगर हम ये किताब नहीं कर सकते, पब्लिशर ने कहा ये इकोनॉमिकली भी, ये रीडर को भी पसंद आएगी, ये हमारे लिए मुनाफे का फायदा भी है किताब, लेकिन हम इसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि हमारे ऊपर ममता की सरकार बैठी है, और अगर पता लग गया कि हमने ये किताब पब्लिश करी है तो हमारा तो पब्लिकेशन बंद हो जाएगा। ऐसा अरे छह बाप! सात मतलब एक किताब सोचिए, मतलब एक किताब से ऐसा डर, आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सा ब्रिटिश काल में पहुंच गए जब वीर सावरकर की किताबें बैन हुआ करती थी। तो किताब उन्होंने, कोई बंगाली पब्लिशर ने इसको ट्रांसलेट पब्लिश नहीं करा, तो देवदत्त मांझी ने खुद इसको ट्रांसलेट करवाया, अपना एक पब्लिकेशन खोला और इसको किताब को पब्लिश किया, और इस किताब को शुभेंदु अधिकारी को दे के आए। और शुभेंदु क्या अधिकारी ने बात है! इसका ट्वीट डाला, बड़ा सुंदर सा ट्वीट डाला कि एक असली योगी की कहानी पढ़ के मैं भी प्रेरित हुआ और आप लोग भी पढ़े, और यहाँ उसका अमेजोन का लिंक भी डाला। तो मुझे बड़ा क्या सुंदर बात! लगा, बड़ा हर्ष हुआ कि वो किताब जब एक दूसरी भाषा में मतलब जाती है तो कहाँ पहुंचती है। देवदत्त मांझी ने पब्लिकेशन हाउस शुरू कर दिया सिर्फ एक किताब को छापने के लिए, कोई एक किताब छापने को को छाप तैयार नहीं। ली, और उन्होंने कहा कि मैं फिर और किताबें करूंगा ऐसे बंगाली भाषा में, जो भी देश में किताबें अंग्रेजी में, हिंदी में बड़ी होती हैं उसको मैं बंगाली भाषा में लेके आऊंगा। देखिए, बंगाल की तो संस्कृति रही है पढ़ने पढ़ाने की, मतलब चाहे हमारा राष्ट्रगीत हो, राष्ट्रगान हो, दोनों बंगाल से आए हैं। उस बंगाल को आपने बिल्कुल एक पोपट नगरी बना दिया, जहाँ पे आपको हम्म। रामनवमी मनाने के लिए, दुर्गा पूजा मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता था। तो उस हम्म। बंगाल को बनर्जी ने जो खराब किया है कि एक, और उसके बाद में इस किताब पे एक टॉक देने गया सीआईआई की तरफ से। मेरे मेरे हम्म। मेरे ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आप इसका ट्वीट मत करिएगा, आप इसकी पिक्चर्स भी ट्वीट मत करिए, जब आप यूपी वापस पहुंच जाए तब इसकी पिक्चर्स ट्वीट करिएगा आप। मतलब जो कार्यक्रम, छोटा कार्यक्रम जिसमें 100-200 लोग आने हैं, कोई रैली नहीं होनी है, उस कार्यक्रम से डर। मतलब आप समझ सकते हैं कि ना तो किताब पब्लिश होने देंगे ना कार्यक्रम होने देंगे। और हमने देखा है विवेक अग्निहोत्री अपना एक ट्रेलर नहीं लॉन्च कर पाए, वो थिएटर थिएटर घूमते रहे, जब वो जाके एक होटल का कमरा लेके वहां भी पुलिस आ गई। मतलब एक पिक्चर का ट्रेलर लॉन्च से इतना डर, एक किताब से इतना डर, उसके बंगाली पब्लिकेशन से इतना डर, उसके कार्यक्रम होने से इतना डर। तो ये था बंगाल, जो एक हफ्ते पहले तो भी ये बंगाल था। ये बंगाल अभी एक हफ्ते पहले ही बदला है, कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूँ। तो ये ये है जो यहाँ आपकी से आपकी किताब जब वहां पहुंची,
आपकी किताब जब वहां पहुंची तो ये ममता जी के शासनकाल में पहुंची या बाद में पहुंची, बदलाव के बाद? नहीं, ये उसके पहले ही पहुंच गई थी, उसके पहले ही पहुंच गई थी, अभी कुछ 6-8 महीने पहले पहुंच गई थी किताब सुरेंद्र जी के पास। वाह, कम से कम चलिए आपको सफलता तो मिली। लेकिन आप जो कह रहे थे कि आप जब गए पश्चिम बंगाल में टॉक देने के लिए तो कहा कि आप ट्वीट तक मत करिएगा इस कार्यक्रम का। हाँ, ट्वीट मत करिएगा, नहीं तो ये लोग कमरा कैंसिल करवा देते हैं, कमरा नहीं कैंसिल करवा पाए तो उस दिन कार्यक्रम में आ जाते हैं, कुछ दिक्कतें करते हैं। तो ये अक्सर हुआ करता था ऑर्गेनाइजर के साथ। तो उन्होंने कहा था आप पिक्चर भी, मतलब इवेंट के बाद भी पिक्चर, जब आप तब तक बंगाल में तब तक मत करिएगा, जब तक फ्लाइट से आप उतर जाए दिल्ली में, यूपी पहुंच जाए तब करिएगा। मुझे लगा कि मतलब ये कहाँ रह रहे हैं, ये भारत में रह रहे हैं। फिर मेरी जब विवेक दादा से बात हुई, विवेक अग्निहोत्री से, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताया कि कैसे उनको पीवीआर की पूरी बुकिंग करने के बाद ट्रेलर लॉन्च नहीं करने दिया गया और कैंसिल कर दिया अपरिहार्य कारणों से। फिर उन्होंने होटल का कमरा निजी बुक किया, होटल का एक हॉल बुक किया, वहां पे आपने देखा ही होगा सीन आए थे, पुलिस आ गई कि आप नहीं लॉन्च, जबकि ये सीबीएफसी से पास एक ट्रेलर है जिसको आप कहीं भी भारत में लॉन्च कर सकते हैं, जो अप्रूव्ड ट्रेलर है। तो मतलब ये ऐसा एकेडमिक्स पे, ऐसा न्यूज पे, ऐसा सच पे पहरा था एक हफ्ते पहले तक बंगाल में। अच्छा, तो क्या ये बात सच है कि कांग्रेसी भी अब वहां जश्न मना रहे हैं, लेफ्ट के भी लोग जश्न मना रहे हैं पूरी तरह से? हाँ देखिए, ये जो इंडी गठबंधन है, अब तो आपको पता है, वो डीएमके ने तो लेटर ही लिख दिया। वो पहले भी वो एक मजाक था, वो अभी भी मजाक था। वो बोल नहीं पाते थे खुल के। जो लेफ्ट की राजनीति थी, लेफ्ट की राजनीति के दो, जो 2011 तक आशुतोष जी, लेफ्ट की राजनीति, उसके दो मूल पहलू थे। विकास बिल्कुल मत करो, कोई कंपनी को मत आने दो, लोगों को सशक्त मत होने दो, और अपने कैडर को ठेका पट्टा देते रहो, वही सिंडिकेट चलाएंगे। अगर आशुतोष जी को 2 कमरे का मकान भी बनाना है अगर बंगाल में, तो ईंट कहां से आएगी, रोड़ा कहां से आएगा, सीमेंट कहां से आएगा? वो 4 लोग जो कहते हैं, वो उसके लिए होता, हाँ, दादा का दल एक शब्द चलता है वहां पे, कि ममता की पार्टी और दादा का दल। मतलब दादा कौन है? जो लोकल गुंडा है, उसका दौल है, वो ममता बनर्जी का ही आदमी है, लेकिन वहीं से सब कुछ आएगा। तो वो राजनीति थी। और जो अपोजिशन का आदमी है, उसको इतना डरा दो, इतना धमका दो, इतना उस पर अत्याचार कर दो, इतनी पॉलिटिकल वायलेंस कर दो कि वो पोलिंग बूथ तक ना आए। ये लेफ्ट की राजनीति थी, जिसको हूबहू ममता ने कॉपी कर लिया, हूबहू। और आपको पता है, ममता बनर्जी के पार्लियामेंट में, जब वो पार्लियामेंटेरियन थी, उनके भाषण हैं घुसपैठियों के अगेंस्ट। वो 2010 में 11 में प्रणव दा के पास आ रही हैं, जब प्रणव दा मंत्री हैं यूपीए सरकार में, और कह रही है कि मुझे सेंट्रल फोर्सेस चाहिए, कह रही है कि मुझे फेयर इलेक्शन चाहिए। मतलब वही बातें, मतलब आपको लगता है कि बिल्कुल 180 डिग्री चक्र, वो एग्जैक्टली वही बातें कर रही है जिसको अब नहीं होने देनी, कि मुझे फेयर इलेक्शन करा दो, मैं लेफ्ट को हरा दूंगी, मुझे सेंट्रल फोर्सेस दे दो, मैं लेफ्ट को हरा दूंगी। अगर मेरा वोटर आ गया बूथ तक, तो चुनाव मेरा है। वो प्रणव दा से कह रही है वहां पे और अब वो राजनीति उन्होंने अपना, वही सेम की सेम राजनीति उन्होंने 2011 में तो उन्होंने 6 फेज में बंगाल में चुनाव कराया और एमवाई कुरैशी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 6 फेज में, इस बार तो कम से कम 2 फेज में चुनाव हुआ। दो फेज में हुआ। अच्छा, और आपने जो मजे, हाँ जी, बोलिए। हाँ, बोलिए प्लीज प्लीज प्लीज। मैं कह रहा था कि जो आपने कांग्रेस वाली बात कही, तो मल्टीपल वीडियोस आए हैं जहां कांग्रेस अपना ऑफिस रिक्लेम कर रही है। तो मैंने पूछा वहां के लोगों से, ऑफिस अपना रिक्लेम कर दी, क्या मतलब हुआ? कह रहे नहीं, कांग्रेस का दफ्तर था, उनको कुछ साल पहले टीएमसी के लोग आए, मार के भगा दिया, और वो टीएमसी का दफ्तर हो गया। देखिए, इससे आसान कोई काम हो सकता है? मतलब मैं आपके ऑफिस में आऊं 10 गुंडे लेके, और कल से ऑफिस मेरा। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई पैसे से खरीदने की, कोई रजिस्ट्रेशन कराने की, जो हम लोग नॉर्मल लोग कराते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। बस मारपीट करी, भेजे 4 गुंडे और टीम से ऑफिस। ऐसे मल्टीपल ऑफिस, मल्टीपल स्कूल, मल्टीपल बिल्डिंग लोग रिक्लेम कर रहे हैं वापस जाके, जिनके कागज मेरे हाथ में है, जिनके पट्टे मेरे हाथ में है। मैं उसका ओनर हूं, लेकिन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि टीएमसी गुंडे मुझसे ले आ चुके हैं। वो ऐसी कांग्रेस कई ऑफिस रिक्लेम कर चुकी है, लेफ्ट कई ऑफिस रिक्लेम कर चुकी है। लोग अपनी दुकानें, अपने घर, अपने होटल रिक्लेम कर रहे हैं, जिसके कागज, जिसको उनको कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके कागज उनके हाथ में है। टीएमसी के पास कोई कागज भी नहीं है। मतलब उन्होंने इतना भी गुरेज नहीं करा कि फर्जी कागज बना ले, वो भी नहीं करा उन्होंने, बस गुंडागर्दी से हथिया लिया। वो वापस हो रहे हैं। अच्छा, अभी खबर आ रही है कि लोकल यूनिट जो हैं वो वाम दल के और कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने सख्त नाराजगी जताई है। ममता जी ने जो कहा है कि इंडिया अलायंस को हम मजबूत करेंगे, हमें कोई पद नहीं चाहिए, कोई चेयर नहीं चाहिए, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा मोदी के खिलाफ। तो क्या बात सही है कि लोकल जो हैं वो एकदम बगावत कर दिए हैं और राहुल गांधी मन ही मन खुश हो रहे हैं कि गई ममता? देखिए, 2-3 चीजें हैं। राहुल गांधी इस समय जो जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो ले रहे हैं कि मेरी इंडी गठबंधन में और मेरी कांग्रेस के अंदर ताक बनी है नहीं बनी, ये उनका एम है। सरकार जीत जाए,
वो डीएमके से हटके क्यों आ गए कि इससे एक काउंट बढ़ जाए कि मेरी भी तमिलनाडु में भी सरकार है, मेरे पास 5 एमएलए हैं, मैं तमिलनाडु में विजय के साथ जाके खड़े हो गए, डीएमके ने लेटर भी लिख के दे दिया। तो ममता जाने से उनको पता है कि एक और लीडर गया, जो उन्होंने अपनी पिछले 20 साल की राजनीति में कहा है कि जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़े हुए काट दो उनको, सचिन पायलट बड़े हुए काट दो उनको, आरपीएन सिंह, जितेंद्र प्रसाद, जो भी बन जो भी यंग आदमी है जो बड़ा हो रहा है उसको काट दो, जो सोनिया गांधी भी करती थी। सोनिया गांधी ने शरद पवार को किसने काटा? सोनिया गांधी ने। ममता बनर्जी को किसने काटा? सोनिया गांधी ने। वाईएसआर के लड़के को किसने काटा? सोनिया गांधी ने। मतलब सेंटर से बड़ा कोई लीडर होना नहीं चाहिए कांग्रेस। वर्सेस आप भाजपा में देखिए, बड़े लीडर पैदा हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ पैदा हो रहे हैं, हेमंत बिस्वा पैदा हो रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी पैदा हो रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस। आपके पास एक फोर्स है पूरी 10 लीडर की, जो जिनकी अपनी अपनी ब्रांड है, जो अपने आप में बड़े हैं। तो ये जैसी हटता है तो इसको इनको राहुल गांधी को कोई दुख नहीं होता कि हम हार गए। हाँ, मेरा अपोजिशन हार गया विद इन इंडी गठबंधन। और लेफ्ट और कांग्रेस चाहती थी, लेफ्ट और कांग्रेस की जो लोकल इकाई चाहती थी कि हम बड़ा करके चुनाव लड़े। देखिए, चुनाव ही एक तरह से ईंधन होता है किसी पार्टी के लिए। उसका एक एक कार्यकर्ता लड़ता है, उसके पोस्टर लगते हैं, उसके पास पैसा आता है। तो वो बंगाल की जो कांग्रेस यूनिट थी वो चाहती थी दमखम से चुनाव लड़े, लेफ्ट की चाहती थी। लेकिन ये इंडी गठबंधन के ड्रामे में ना तो वो साथ रह पाते थे, ना अलग लड़ पाते थे। अब ये 3 चुनाव हुए, देखिए तमिलनाडु में लेफ्ट डीएमके गठबंधन में थी, केरला में लेफ्ट अलग गठबंधन में लड़ रही थी, यहाँ पे वो साथ में थी लेकिन चुनाव अलग लड़ रही थी। मतलब ये क्या मजाक है? आपने लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है क्या कि आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे साथ में हूँ? ये कैसा साथ है? तो वो इंडी गठबंधन फार्स है। वो मतलब अपॉर्चुनिटी भी उसके लिए छोटा वर्ड है इंडी गठबंधन के लिए। अब थोड़ा अंदर की बात करते हैं जी। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के बीच में दूरियां कितनी बढ़ी है, या बुआ भतीजे को डांट रही है, या मामला पॉलिटिकल है, दोनों का गैंग है। आप कुछ पर्ल हार्बर गैंग की चर्चा कर रहे थे, अब ये हार्बर गैंग क्या है? देखिए, मैं पहले थोड़ा स्ट्रक्चर में जाऊंगा। इस तरह की जो भी पार्टियां होती हैं आशुतोष भाई, आपको पता है वो किसी आइडियोलॉजी पे नहीं चलती। उनके लिए सत्ता पे कंट्रोल और सत्ता से जो बनने वाला पैसा है, ठेका पट्टा है, उस पर कंट्रोल, यही इनकी राजनीति है। कोई आइडियोलॉजी नहीं है इनके पास कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, भारत माता के लिए कुछ करना है, हिंदू धर्म के लिए कुछ करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, वो कुछ नहीं है। और ये आप ऊपर से नीचे तो देख लीजिए, आप उधर उमर अब्दुल्ला से लेते हुए आएंगे, अखिलेश यादव परिवार से लेकर मुलायम सिंह यादव परिवार से लेकर स्टालिन परिवार, इनमें यही है कि सत्ता पे कब्जा कौन करे। और मेरी तो सलाह भी होती है, सुनने में थोड़ी हास्यास्पद भी लगती है, कि जो भी ये परिवारवादी पार्टी है, इनको कोशिश करनी चाहिए कैसे भी करें, इनको बड़ा परिवार बनाना चाहिए। क्योंकि बड़ा परिवार नहीं होगा तो चला जाएगा। मायावती जी के साथ क्या हुआ? परिवार ही नहीं है तो पार्टी चलेगी, क्योंकि कोई और है नहीं। वो उनके 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 भाई का बेटा है, क्या आकाश और आनंद कुछ तो नाम है उसका, वो विदेश से पढ़ के आया, उसको वो एक दिन हटाती है एक दिन लगाती है, उनके पास आदमी नहीं है दूसरा। सेम ममता बनर्जी के पास एक ही आदमी है, एक अभिषेक है, ना उनका परिवार है। तो मुलायम सिंह यादव के पास बड़ा परिवार था तो बड़ा फायदा हुआ। एक टाइम पे आपको पता है मुलायम सिंह यादव के करीब 30-32 लोग एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। मतलब जिसमें लोकसभा, जिसमें विधानसभा, जिसमें राज्यसभा, जिसमें विधान परिषद, जिसमें ब्लॉक प्रमुख,